हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दूसरा वीडियो है। इसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, उसमें कौन कौन सी विधियों से डिसोल्यूशन हो सकता है और जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का वो बता दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसकी अकाउंटिंग को दो भागों में बांटा गया है। एक है जर्नल एंट्री वाला पार्ट, तो ये दो पार्ट हैं अकाउंटिंग में, एक जर्नल एंट्री है और दूसरा है नेसेसरी लेजर्स। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे डिसोल्यूशन का उनका हम जर्नल एंट्री कर देंगे। और अकाउंट्स में जनरली 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर डिपेंड करता है कि आपको वो अकाउंट बनाना है कि नहीं। जैसे 4 अकाउंट बनाते थे, ये तो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि पहला अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट। ये तीनों अकाउंट तो आपको बनाने ही हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहेगा कि नहीं सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए तो फिर वही बनाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन कह देगा कि आवश्यक खाते बनाइए, नेसेसरी लेजर्स बनाइए, तो आपको वो तीनों अकाउंट बनाने होंगे। ठीक है, और चौथा अकाउंट है पार्टनर्स लोन का, जो कि तभी बनेगा जब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन दिया होगा। ठीक है, तो ये 4 अकाउंट्स बनते हैं। अभी सबसे पहले जर्नल एंट्री का डिस्कशन कर लेते हैं कि जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको नेसेसरी लेजर्स बता दूंगा। तो ये है आपके शुरू के ट्रांसफर वाली एंट्रीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम बैलेंस शीट को पूरी तरह खाली कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, उसमें एक भी आइटम नहीं छोड़ा जाता है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज हो सकते हैं, कैपिटल हो सकते हैं, रिजर्व्स हो सकते हैं। तो लायबिलिटी को आपको ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जनरली लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, तो जब उस खाते को हम बंद करेंगे तो ऑब्वियसली उनको डेबिट में लिखेंगे और खातों को बंद कर देंगे। ठीक है, और जो क्रेडिट में आइटम है वो है रियलाइजेशन, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वसूली होती है। तो इसीलिए सारे आइटम्स जितने भी एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी के बाद हो सकता है पार्टनर का लोन हो, तो पार्टनर के लोन के लिए अलग अकाउंट बनता है। तो जब भी किसी भी अकाउंट के लिए स्पेशल आप एक अकाउंट ही बना रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती है। जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक, और बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कैश को हम कैश अकाउंट में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी, सीधे यहाँ पे आप टू बैलेंस बीटी लिख देंगे। तो उसी तरह लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन दिया होता है, तो जब पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा तो सीधे आप बाय बैलेंस बीटी लिख देंगे। आपको उसमें ट्रांसफर वाली कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड हमारा क्लियर हो गया। एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू बिल्डिंग, टू गुडविल, टू स्टॉक, टू डेटर्स, जितने भी एसेट्स होंगे कैश को छोड़कर वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो उन खातों को जब हम बंद करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो एसेट ट्रांसफर हो गया। अब एसेट ट्रांसफर हो गया तो एसेट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ रिजर्व्स होते हैं, फंड होते हैं जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, एसेट्स के लिए ही बनाए जाते हैं, तो उनको भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन है जो कि डेटर से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है, तो इसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया।
उसके बाद है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं ये फ्री रिजर्व्स हैं, इनका किसी भी एसेट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। जैसे ही कोई रिजर्व किसी भी एसेट से रिलेटेड होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन जब कोई रिजर्व फ्री होगा, किसी एसेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व या कोई भी फ्री रिजर्व या कोई भी रिजर्व्स हो, फंड हो, वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये ट्रांसफर की एंट्रीज है। इससे आपका बैलेंस शीट पूरी तरह खाली हो जाएगा। कैश को हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर लोन को पार्टनर लोन में ट्रांसफर कर दिया। उसके अलावा जितने भी एसेट्स थे वो रियलाइजेशन में चले गए, जितने भी लायबिलिटीज थे वो रियलाइजेशन में चले गए, और जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। तो जितने भी बैलेंस है हमारे ट्रांसफर हो गए, अब बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद फिर हम आगे की जर्नल एंट्री करते हैं। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, ये जनरली आपको डेटर्स में से घटा कर दिया जाता है। जो डेटर्स होता है उसका जो भी अमाउंट होता है उसमें से घटा के ये अमाउंट बाहर वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में लिखा जाता है। तो मान लीजिए डेटर्स 10,000 का है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 का है, ठीक है, तो बैलेंस बचता है 8,000। 8,000 हमारे अमाउंट के कॉलम में लिखा होता है। लेकिन जब आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आप 10,000 को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, और जो 2,000 का प्रोविजन है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इससे नेट इफेक्ट तो 8,000 का ही रहेगा, लेकिन अलग अलग ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा डेटर्स के बारे में, मान लीजिए कह दिया कि डेटर्स में 40% जो है वो डूब गए, तो आप 10,000 का 40% निकालेंगे, 8,000 का नहीं, क्योंकि 10,000 टोटल अमाउंट है और उसी के आधार पे आपको परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है। तो टोटल डेटर्स पे निकलता है, न कि प्रोविजन घटने के बाद वाले डेटर्स पे। ठीक, उसके बाद ये ट्रांसफर की सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद आता है जो भी हम पेमेंट आता है या पेमेंट जाता है उसकी एंट्रीज करते हैं। तो बाकी एंट्री कर लेते हैं। तो ये है आपका बाद की एंट्रीज। यहां तक की एंट्री हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद अब यहाँ पे जब एसेट से हमको पैसा वसूल होता है, ठीक है, तो एसेट से भी पैसा जो वसूल हो सकता है कि कैश में मिल जाए, हो सकता है कोई दूसरा पार्टनर ले ले। ठीक है, तो फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स अगर कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब जनरली यहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर हमने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का नाम क्यों नहीं लिखा, जो भी एसेट्स हैं उनका नाम हमने क्यों नहीं लिखा, रियलाइजेशन क्यों लिखा है। तो हम एसेट्स का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं बचा, अकाउंट बंद हो चुका है उनका। तो इसीलिए अगर अब कुछ भी हम लिखेंगे उनके अकाउंट के सामने कुछ भी, तो वो हमारे लिए एक तरह से फिर से अकाउंट खोलना हो जाएगा, और हम बंद कर रहे हैं, अभी बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हम कोई भी नया अकाउंट क्यों खोलना चाहिए। तो सारे अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं, इसीलिए हम जितने भी कैश के पेमेंट होंगे या जो भी रियलाइजेशन होंगे कैश के, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा कारण ये भी है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि एसेट से पैसे वसूल हो सके और लायबिलिटी को पेमेंट हो सके। ठीक है, तो हमने लिख दिया कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, उसी तरह अगर एसेट कोई पार्टनर ले लेता है, फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, जब कोई पार्टनर एसेट ले लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर ने एसेट ले लिया है, तो अब ये पैसा जो है हमको पार्टनर से लेना है, तो हम उसके कैपिटल से माइनस कर लेंगे, तो इसीलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और टू रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट में चला गया और फिर से वही लायबिलिटी की जगह पर रियलाइजेशन आ जाएगा। उसके बाद फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का भुगतान कर देता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी का भुगतान कर देगा तो वो पैसा कभी ना कभी तो हमको उस पार्टनर को देना पड़ेगा, तो इसीलिए उसके कैपिटल में वो पैसा हमने जोड़ दिया कि बाद में जब हिसाब किताब करेंगे तो उसको पूरा पैसा दे देंगे।
अब है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे भी हमने खर्चा नहीं लिखा है, सीधे रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट हो गया। यहाँ पे भी अगर पार्टनर कोई पेमेंट कर देगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाता, लेकिन हमने अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, अब पार्टनर लोन का जो पेमेंट करेंगे, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अगर फॉर्म को लोन दे रखा है तो उसका भी तो पेमेंट कराना होगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये खाता बंद नहीं हुआ था, ये खाता खुला हुआ है। हमने बोला आपको कि एक अलग अकाउंट बनेगा पार्टनर लोन के लिए, तो वो अकाउंट अलग से बना हुआ है, तो उसको क्लोज करना आवश्यक है, इसीलिए हमने इसी के माध्यम से कैश अकाउंट, यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं लिखा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अभी इसी एंट्री में हो सकता है कि पार्टनर लोन के लिए हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया, कम पेमेंट कर दिया, तो अगर ज्यादा पेमेंट करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, वो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। उसी तरह अगर हमने कम पेमेंट किया तो हमारा फायदा हो जाएगा, तो वो फायदा भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश है, अगर लॉस होगा तो डेबिट में रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में रियलाइजेशन, ये हम लिख देंगे। इसके बाद है रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो क्या है, यहाँ तो सब रेशियो एक ही है, तो उनके रेशियो में बढ़ जाता है, जो दिया हुआ रेशियो होता है उसमें। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद है फॉर कैश ब्रॉट बाई पार्टनर, अगर पार्टनर का कैपिटल बनाने के बाद हमको ये पता चलता है कि पार्टनर का जो कैपिटल एक्चुअल में होना चाहिए था उसका बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जितना एडजस्टमेंट्स हैं उन सब में डेबिट साइड उसका ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। उसने जितना पैसा फॉर्म में रखा हुआ है उससे ज़्यादा पैसा वो एक तरह से यूज़ कर चुका है फॉर्म का, तो इसीलिए वो पैसा लेकर आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर उसका कैपिटल एक्सेस पड़ा हुआ है फॉर्म में तो वो लेके जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये है आपकी पूरी जर्नल एंट्री। इसके अलावा एक चीज और रह गई थी, कभी कभी क्या होता है कि जो लायबिलिटीज हैं वो किसी दूसरे एसेट्स को अपने पेमेंट के रूप में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 50,000 का क्रेडिटर्स था और 40,000 का मेरा मशीन था, तो क्रेडिटर्स ने 40,000 का मशीन ले लिया और कहा कि ठीक है अब मामला हमारा रफा दफा हो गया, तो लिया उन्होंने 40,000 का, फायदा हुआ हमको 10,000 का, लेकिन हमको कोई एंट्री इसका नहीं करना है, क्योंकि 50,000 का लायबिलिटी था और 40,000 का मशीन था, तो 50,000 की लायबिलिटी को अगर हम 40,000 दे रहे हैं तो इसको दो तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। एक, ये मान के चले कि मशीन की वैल्यू 50,000 होगी, इसीलिए क्रेडिटर्स ने 50,000 का मशीन एक्सेप्ट कर लिया है, तो जितने का लायबिलिटी को हमको पेमेंट करना था उतना का मशीन चला गया। अगर दोनों को हमको कैश में रियलाइज करना होता तो एक तरफ लिखना पड़ता हमको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरी तरफ मशीन से जब पैसा मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों तरफ कैश अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ रियलाइजेशन बचेंगे, उनका एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 50,000 उधर पेमेंट होता, 50,000 का इधर पेमेंट मिलता, ठीक। तो इसीलिए कोई एंट्री ना भी करे तो भी चलेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रेडिटर्स ने 40,000 पे ही बात मान ली, मशीन 40,000 का था, 40,000 पे भी मान ली, तो भी वही बात है कि हम क्रेडिटर्स को 40,000 का पेमेंट कर रहे हैं, मशीन से 40,000 हमको मिल रहा है, दोनों बात बराबर है। तो जब मशीन कोई ले लेगा, कोई संपत्ति, कोई दायित्व ले लेगा, तो उस समय कोई एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री केवल तब करेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा कैश का पेमेंट हुआ है या कैश मिला है, तो मतलब कि अगर जैसे अभी मैंने बोला कि 50,000 का क्रेडिटर्स था और 40,000 का मशीन ले लिया उसने, और उसके अलावा उसने 5,000 और दे दिए हमको, तो उस स्थिति में हम एंट्री क्या करेंगे, तो हमको कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, बस 5,000 की एंट्री, क्योंकि 5,000 ही कैश मिला है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये है आपका जर्नल एंट्री। अब इसके बाद बात आती है नेसेसरी लेजर्स की। नेसेसरी लेजर्स बनते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको 4 अकाउंट बनाने होते हैं। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता है कैश अकाउंट, और अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पार्टनर्स लोन
तो फिर पार्टनर्स लोन। तो ये 4 अकाउंट्स बनते हैं, उसमें से 3 तो हमेशा बनेंगे, एक जब आपको दिया रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन तब। और अगर क्वेश्चन में आपको किसी एक अकाउंट के बारे में कहेगा तो फिर वो बनाएंगे, नहीं अगर बोलेगा कि आवश्यक खाद्य बनाइए, नेसेसरी लेजर्स बनाइए, तो आपको चारों अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। It is a nominal account which is prepared to ascertain profit or loss on realization of asset or payment of liabilities at the time of dissolution। मतलब क्या हुआ कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नाम मात्र खाता है जो समापन के समय, डिसोल्यूशन के टाइम पे, समापन के समय संपत्ति से होने वाली प्राप्ति या दायित्व को होने वाले भुगतान पर होने वाले लाभ या हानि की जानकारी के लिए बनाया जाता है। तो इसको हम क्यों बनाते हैं? तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जितने भी एसेट से पेमेंट वसूल करते हैं और लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं, तो उससे प्रॉफिट लॉस होता है, उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आए कि एसेट और लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो प्रॉफिट लॉस क्यों होगा? तो जनरली क्या होता है कि जितने में आपने एसेट्स खरीदा होता है, ठीक है, या आपने कहीं से भी एक्वायर किया है किसी भी तरीके से, तो उसका जो वैल्यू है वो साल दर साल बदलता रहता है, टाइम बेसिस पे चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सेम रहता है। अगर सेम रहेगा तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर बदलेगा तो प्रॉफिट लॉस तो होगा ना। अगर हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। जैसे जमीन की कीमत जनरली बढ़ जाती है और कार है, मोटरसाइकिल्स हैं, इन सब की कीमत जनरली घट जाती है, ठीक है। तो अगर हम जैसे कार हमने 5 लाख में खरीदा, 2 साल के बाद 3 लाख में बिक रहा है, तो 2 लाख का लॉस हो गया। उसी तरह हमने जमीन 5 लाख में खरीदी, 2 साल के बाद 7 लाख 8 लाख की हो गई, तो 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो संपत्ति का ऊपर नीचे होता रहता है वैल्यू, उसके वजह से हमको प्रॉफिट लॉस होता है। उसी तरह लायबिलिटी की भी बात होती है। समापन के समय हम जब लायबिलिटी को पे करेंगे तो सेम अमाउंट पे जनरली नहीं करते हैं, कभी कभार कम भी कर सकते हैं, कभी कभार ज्यादा भी कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में वो हमारे लिए प्रॉफिट और लॉस का कारण बन सकता है। तो इन्हीं से होने वाले जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से पता करते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है? तो जैसा कि हमने एंट्री में भी पढ़ा था कि जितने भी एसेट्स होते हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू फर्नीचर। तो जो भी आइटम होंगे वो हम लिख देंगे वो हम डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट साइड में होता है, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय लायबिलिटीज अकाउंट, या लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट, तो लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगे। लायबिलिटी ट्रांसफर होने के बाद अगर कोई एसेट से रिलेटेड प्रोविजन है तो वो भी ट्रांसफर हो जाता है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दिया मैंने, ये सब भी क्रेडिट में ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब यहां पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है, उसके बाद हम पेमेंट कराते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी को जब पेमेंट कराएंगे तो यहां पर लिखेंगे टू कैश लायबिलिटी। अगर एक से ज्यादा हो तो उसको आप नीचे ऐसे लिख के जोड़ के फिर अमाउंट बाहर लिख सकते हैं। अगर सिंगल है तो सीधे लिख देंगे। हो सकता है लायबिलिटी कोई पार्टनर ले लिया तो टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां पर भी लिख देंगे लायबिलिटीज। तो इस तरह से हम ये लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह एसेट्स की जब बात करेंगे तो उसका भी हम पेमेंट करेंगे कैश में, तो बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे एसेट्स। अगर एक से ज्यादा एसेट्स का पैसा वसूल हुआ है तो यहाँ पे उसको नीचे ऐसे सीरियल वाइज लिख के अमाउंट लिख के जोड़ के बाहर लिखेंगे। उसी तरह अगर कोई पार्टनर ले लिया है एसेट्स तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये भी एसेट्स है, ओके। ट्रांसफर हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी जो होंगे ये सब के सब जो होंगे ये बुक वैल्यू पे होंगे ट्रांसफर,
और इधर वाले जो लायबिलिटीज थे वो भी बुक वैल्यू पे होंगे ट्रांसफर। और ये जो जब पेमेंट होगी तो कैश हो या पार्टनर कैपिटल हो तो वो जितना बताया होगा क्वेश्चन में वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज का भी पेमेंट होगा तो टू कैश एक्सपेंसेज, तो वो भी पेमेंट हो जाएगा, वो भी लिख देंगे। और इसके बाद हम इसका बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस निकालेंगे तो अगर प्रॉफिट होगा यानी कि क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट में, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये अमाउंट हो सकता है जितने भी पार्टनर हैं उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा हो, और हो सकता है आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा हो। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड कहेगा तो जितने भी पार्टनर कैपिटल हमने लिखे हैं उसकी जगह पे करंट आ जाएगा, करेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस भी करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम पार्टनर कैपिटल और लोन अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक मैसेंजर पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।